नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में बात करेंगे मिशन BEO के लिए, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी में साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों को जो भी पोषक तत्व मालूम है दूध में कौन कौन से पाए जाते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को बताना है। तो चलिए आपको बता दें दूध होता क्या है। दूध एक हमारा अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है, ठीक है ना, जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथि द्वारा बनता है। और आपको बता दें दूध में जो आपका प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और दूध से हमें विटामिन डी भी मिलता है। तो आपका सही जवाब होगा प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को क्या बताना है। देखिए, प्रतिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। इसके विलयन में कौन सा अधातु होती है। चलिए, ये आपका जो यहाँ पर बैंगनी होगा, ठीक है ना, बैंगनी दे रखा है आपको। फिलहाल आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर या फिर क्लोरीन। तो प्रतिरोधी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाला जो आपका पर्पल कलर का जो है हमारा विलयन होता है, इसमें कौन सी अधातु होती है। तो चलिए आपको बता दें, इसमें जैसे कि आपको दिया गया है रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में आयोडीन अधातु होती है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आयोडीन आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। चिकित्सा में प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक, ये तो आपने पढ़ा ना। तो हमारा जो यहाँ पर दिया गया ना पूर्तिरोधी, तो पूर्तिरोधी मतलब हमारा हो जाएगा एंटीसेप्टिक। ऐसे द्रव्य हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उनका विनाश करते हैं। रोगाणुनाशक क्रिया जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपका ताप, द्रव्य के साथ संपर्क की अवधि, नंबर 2। नंबर 3 होगा जीवाणु कैसे प्रकार का है, जीवाणु की संख्या कितनी है। नंबर 5 है संवर्धन पोषक पदार्थ का स्वरूप। और लास्ट पॉइंट हमारा है अन्य कार्बनिक द्रव्यों की उपस्थिति। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब होगा मृदा में उपस्थित। अगर हम बात करेंगे तो मृदा में वायु जो है उपस्थित नहीं होती। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए आपको क्या बताना है। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही होगा। मतलब एक तरफ आपके अंग है और दूसरी तरफ आपके अंगों के कार्य हैं, तो कौन सा अंग का क्या काम होता है, आप सभी को आज इसको मिलाना है और बताना है कि सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर होगा डी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है लीवर। तो लीवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका काम होता है, लीवर जो हमारी ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर की जो खासियत हमारी दे रखी है, ये लीवर जो हमारे यहाँ पर दे रखा है यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत यानी कि जिगर यानी कि कलेजा, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। जो पित्त का निर्माण करती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसका भार जो है शरीर के भार का 1/50वां भाग लगभग 1500 ग्राम से करीब 2000 ग्राम का होता है। तो जो आपका लीवर होता है, इसका जो वेट है वो करीब 1500 ग्राम से करीब 2000 ग्राम तक होता है। और बालकों की अगर हम बात करेंगे बच्चों में, तो बालकों में इसका भार शरीर के भाग का जो है 1/20 भाग होता है। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब बात करेंगे अमाशय की। देखिए, अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन स्टार्टिंग जो होती है वो अमाशय में ही होती है। अमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से आप सभी को बता दे रहे हैं, अमाशय जो आपको दिया गया इसका काम क्या है, जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, पहला हो जाएगा इसका। अब आपको दिया गया पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त रस का संचरित होता है। और आपको बता दें कि यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय मतलब होता है आपका गॉल ब्लैडर। और इसमें जो आपका पित्त रस जो है, जहाँ पित्त रस संचयित होता है, ये बिल्कुल राइट होगा। और अगर हम बात करेंगे अग्नाशय की, तो अग्नाशय का आपका यहाँ मिला देंगे इससे क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। तो हमारा सही जवाब होगा 4, 1, 2, 3, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन आपका सत्य होगा। चलिए आपको बताते हैं कोशिका के संबंध में कौन सा पॉइंट बिल्कुल ट्रू होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल राइट है। किसी भी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये समान होती हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किन का उनकी जनन की विधा से ही सही मिलान किया गया है। जैसे कि ईस्ट, आलू, शैवाल और दे रखा है आपको कबक। तो चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए और क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया ईस्ट, ये आपका हो जाएगा मुकुलन यानी कि बडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको दिया गया आलू, ये आपका हो जाएगा यहाँ से कायिक प्रवर्धन। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर शैवाल, ठीक है ना। शैवाल की बात करेंगे तो आपको दे रखा खंडन, फ्रेगमेंटेशन। और कवक की बात करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा बीजाणु समासंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है 4 1 3 2, और इसका मतलब हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर सभी लोगों के जवाब आने चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन लेयर के लिए जो है अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल दोस्तों आपने सही बताया। आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आपका संचारी रोगों को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए संचारी का मतलब क्या होता है। संचारी मतलब होता है संक्रामक रोग। संचारी यानी कि संक्रामक रोग जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता इनकी होती है, जैसे कि आपका मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सारे हमारे संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार मेरा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको बताइए निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए साइंस को और डीपली देखेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं और जो पॉइंट आपका गलत है वो आज आपको बताना है। अब तक तो हम आपसे सही पूछ रहे थे, लेकिन अब आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट गलत होगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। नंबर 2, विज्ञान संदेहवादक को बढ़ावा देता है। सी आपको दे रखा विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, या विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। क्या लगता है आपको, विचारों को इस पर ध्यान से पढ़िए। देखिए आपको बता दें इसमें जो हमारा पॉइंट जो है हमारा कौन सा वाला जो यहाँ से गलत होगा, तो जो असत्य रखा सही नहीं है वो है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। जी हाँ, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, यह कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। विचार से, अवलोकन से, अध्ययन करने से और प्रयोगों से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विशेष विषय की प्रकृति, सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। तो विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये प्रकृति, अगर हम बात करें इसकी प्रकृति स्थिर है, तो ये चीज़ आप लोग कह नहीं सकते यहाँ पर। तो आपका डी वाला पॉइंट असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट हमारा जो है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। चलिए अब ये थोड़ा सा और डीपली बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, जैसे कि निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। क्या लगता है इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट राइट हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, ABC, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अब आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BEO की, खंड शिक्षा अधिकारी की, ठीक है ना। तो चलिए एक तरीके से आपको शिक्षक समझ लेते हैं यहाँ पर।
एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपके विचारों के हिसाब से आप बताइए कि एक विज्ञान शिक्षक की जो भूमिका है कैसी होनी चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना, या फिर दोस्तों सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, या फिर आपको लगता है कि उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, या फिर आपको लगता है कि छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने का अनुभव प्रदान करना? तो ये आपको अपने ऊपर लेकर देखना और बताना कि कौन सा पॉइंट राइट होगा। तो आपको बता दें, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। ठीक है ना? तो विज्ञान शिक्षक की भूमिका छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना है। यदि विज्ञान शिक्षक छात्रों को सीखने का अधिकाधिक अवसर प्रदान करेगा तो छात्रों के मानसिक विचार सुदृढ़ हो सकेंगे। ठीक है ना? तो अगर वो उन्हें सीखने का जो अवसर प्रदान करेगा तो छात्रों के यहाँ पर मानसिक विचार हैं वो सुदृढ़ हो सकेंगे, और शिक्षक का व्यक्तित्व ही सफल शिक्षक, ठीक है ना, आपको यहाँ पर बता दें कि शिक्षक का व्यक्तित्व ही सफल शिक्षण की आधारशिला है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा इनमें से कौन कौन सी हो सकती है? चलिए बताइए। 42 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा, सबसे पहले आपको दिया गया से सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। शिक्षक के प्रति इसमें इतना मतलब नहीं है, तो हमारा सही जवाब होगा ए, बी एंड डी। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन डी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे के अपने क्षेत्र में लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? बताइए। 43 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, क्रिएटिंग, यानी कि सर्जन करना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन शब्दों में सबसे अधिक उपयुक्त होगा आपका यहाँ से क्रिएटिंग एंड सर्जन करना। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? बिल्कुल यहाँ से आपका सही जवाब होगा सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब आपका? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो ये हमारा बिल्कुल जो पॉइंट आपको दिया गया बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या लगता है आपको दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए आपको बता दें 46 क्वेश्चन का सही जवाब होगा यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। ठीक है ना? तो किसी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है उसका प्रैक्टिकल करना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे वो ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती हैं, ना कि रटा रटाया। तो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा रहता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम अपने हाथ से काम करते हैं उसका हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब देखिए आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर हो जाएगा आपका जनरल राइटिंग। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें 47 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ए, पोर्टफोलियो, बी है आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड डी आपको दे रखा है यहाँ से जनरल राइटिंग।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ए, बी एंड डी, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? क्या लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का मतलब है सुहा आकलन, अपने आप करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऐसे सेल्फ असिस्टमेंट। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब होगा सेल्फ असिस्टमेंट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है और उनके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, तो परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किसका उपयोग कर सकती है? स्टील का तार, कांच का तार, रबड़ का पाइप या फिर मोटा धागा। देखिए, रबड़, धागा और कांच में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं, लेकिन स्टील का तार जरूर उस पूरे को जो है परिपथ को कंप्लीट कर देगा। तो ऐसे में वो जो है यहाँ पर स्टील का तार का प्रयोग कर सकती है बाकी सारे का जो अगर प्रयोग करेगी तो काम बन नहीं पाएगा। अब देखिए आपको क्या देगा, सही कथन को पहचानिए। 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही कथन कौन सा होगा यहाँ से? तो 50 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण जो हमारे यहाँ से, ये हमारा सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और हमारा उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ए वाला पॉइंट राइट होगा। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, बताइए? ये तो मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया, फॉर्मिक एसिड। तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करिए। हमने मान लिया कि ईंधन का जो द्रव्यमान है वो m है और प्राप्त ऊर्जा E है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, Q मान लिया, और मेरा फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है? चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें, यहाँ से फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे। Q बराबर लगाएंगे Q बराबर E/m से। तो हमारा फॉर्मूला लगाया मैंने, Q बराबर लिखेंगे E/m से, इसको अप्लाई करेंगे और E की वैल्यू में दे रखी है यहाँ पर 1.665 इंटू 10⁸ जूल और m दे रखा है 3.7 किलोग्राम। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाइए आप सभी लोग और बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। E का मान रखा 1.665 इंटू 10⁸ एंड m का मान दे रखा है मैं यहाँ पर 3.7 दे रखा है किलोग्राम में। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैलोरी में इसका मान कितना हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको लिखा 1665 लिख लिया जवाब, और इसको मैंने लिख लिया 10⁸ था, ये मेरा 6 बचेगा क्योंकि नीचे वाले को मैंने 37 लिख लिया। एक पॉइंट हटाया, नीचे 2 पॉइंट बढ़ाया हमने, तो हमारा कितना था, 8 था, 2 बचेगा, 2 को मैंने घटा दिया तो मेरा 6 बचा। ओके, इतना आप लोग का क्लियर है। अब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, आप लोग इसको, तो आपका कट जाएगा यहाँ से, तो आपका बचेगा यहाँ से 45। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 45 इंटू 10⁶। ओके, अब लिखेंगे 45,000। ठीक है ना। तो 45 में 3 जीरो और बढ़ा देंगे और इसको लिख लेंगे 10⁻³ और मेरा यहाँ से आ जाएगा कैलोरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैलोरी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ये जो दे रखा है इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर किलोग्राम कैलोरी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 45,000। तो दोस्तों कैलोरी का मान कितना हो जाएगा, 45,000 किलोग्राम कैलोरी होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? देखिए, दूरी मापने के मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपको दिया गया है, बॉलिशत यानी कि क्यूबिट। बॉलिशत जो हमारा दे रखा है यहाँ से ना, ये एक लंबाई का माप है जो खुले व फैलाए हुए मानव हाथ के अंगूठे की छोटी से लेकर कनिष्का तक की चोटी तक दूरी जो हमारी मापी जाती है इसके द्वारा। और अब इसके बारे में अगर आपको बताएं तो पारंपरिक रूप से, ठीक है ना, पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीपीय में बड़ी चीज़ों का आकार बालिस्तों में बताया जाता है और साधारण पुरुष के लिए यह लगभग 9 इंच के बराबर होता है। एक आपका रखा मीटर और लाइट ईयर, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। समीर अपने कंधों को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठ तनी हुई और जो है सेलोफेन सीट, कॉलीन और समाचार पत्र पर लुढ़कता है।
तो कंचे पर लगने वाला घर्षण बल जो है बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार होगा बताइए। समीर द्वारा हमारा जो दे रखा है, कंचे का फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों पर तनी हुई सेलोफोन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़कते हुए, ठीक है ना, कंचे पर लगने वाले घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। सबसे पहले आपको आ जाएगा यहाँ से सेलोफेन शीट, ठीक है ना, सेलोफेन शीट, फिर आपका कालीन और फिर आपका समाचार पत्र होगा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई पिंड रेखांकित किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन हमारा सही है। तो आपको बता दें यहाँ से सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी a straight line parallel to x axis। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का हमारा जो दे रखा है यहाँ से बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो 57 क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोक। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, कोक होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है और कमरे का ताप रखता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सुबह होने पर तीनों वस्तुओं का जो ताप रिकॉर्ड करता है तो T1, T2, T3। तो इसमें आपको बता, निम्नलिखित में से किस संबंध के द्वारा तापों के निरूपण में सबसे अधिक संभावना हो सकती है। देखिए, माना कि अमन द्वारा रखे गए प्लास्टिक के बोतल का ताप T1, लकड़ी के चम्मच का ताप T2 और धातु के चम्मच का ताप T3। चूंकि कमरे का ताप समान है तो प्लास्टिक की बोतल हो चाहे लकड़ी का चम्मच हो या फिर धातु का चम्मच हो, दोनों पर आपका जो यहाँ पर तीनों पर जो हमारा ताप समान रहेगा, क्योंकि जब कमरे का टेम्परेचर जो है सेम है तो उन तीनों का भी टेम्परेचर आपका इक्वल रहेगा। तो आपका सही जवाब होगा T1 बराबर T2, ठीक है ना, बराबर T3। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। 59 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा शैवाल। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से शैवाल आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा, वेरी गुड। और ये है दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून और त्वचा के नीचे बसा की परत। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ए, बिल्कुल सही होगा। तो कैसे लगी आज की क्लास। अगर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, हेल्पफुल हो लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी तो डेली बेस पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।